हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 12 है। पिछले लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। पर सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन हो जिसमें दोनों कंपोनेंट्स अगर वोलेटाइल लिक्विड्स है, तो यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स जो है वो हम लोगों का वोलेटाइल लिक्विड है। तो अगर हम लोग सॉल्वेंट को 1 से डिनोट करें और सॉल्यूट को 2 से डिनोट करें, तो ये जो दोनों कंपोनेंट है वो हम लोगों का वोलेटाइल लिक्विड है। तो जब भी हमारे कंटेनर में दो अगर वोलेटाइल लिक्विड्स रहेगा तो क्या होगा, तो दोनों लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होगा। यानी हम लोगों को यहां पर अगर हम लोगों का ये जो सॉल्यूशन का अगर ये अपर लेयर है, तो इसके ऊपर में हम लोगों को दोनों लिक्विड का हम लोगों को जो है वो वेपर यहां पर हम लोगों को मिलेगा। यानी अगर हम लोग यहां पर सेकेंड लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको अगर हम लोग P2 से डिनोट करें और फर्स्ट जो लिक्विड है अगर उसके वेपर प्रेशर को अगर हम लोग P1 से डिनोट करें, तो ये यहां पर हम लोगों को है ना बता रहा है कि यहां पर हम लोगों को दोनों लिक्विड के वेपर्स मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें है ना फर्स्ट लिक्विड यानी जो हमारा सॉल्वेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हम लोगों का यहाँ पर P1 है, और जो सेकेंड लिक्विड है जो यहाँ पर सॉल्यूट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हम लोगों का यहाँ पर P2 है। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के जो इस सॉल्यूशन में होगा। यानी हम लोग कहेंगे कि P1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। यानी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो P1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 होगा। और अगर हम लोग इस सिंबल को हटाकर है ना अगर इक्वल साइन लगाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट देना पड़ता है, जो कि यहां पर हम लोगों का P1 इज इक्वल टू P01 होगा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। यानी ये जो है ये हम लोगों का वेपर प्रेशर ऑफ है ना प्योर फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा। यानी ये उस समय का वेपर प्रेशर है जब ये इस कंटेनर में सिर्फ 1 ही यहां पर सिर्फ प्रेजेंट था। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं जो P2 होगा वो हम लोगों का P02 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ है ना सेकेंड कंपोनेंट हो जाएगा, जहां पर P02 जो है वो हम लोगों का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है ना सेकेंड कंपोनेंट है। यानी वो उस समय का वेपर प्रेशर है जब इस कंटेनर में सिर्फ सेकेंड कंपोनेंट था। तो हम लोगों ने यहां पर देखा था कि जो यहां पर टोटल वेपर प्रेशर होगा P टोटल, अगर हम लोगों का यहां पर टोटल वेपर प्रेशर P टोटल अगर हम लोग लिखें तो P टोटल जो है वो सम ऑफ दीज टू पार्शियल प्रेशर्स के बराबर हो जाएगा। यानी P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1 एंड सॉल्यूट बाय 2। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर हम लोगों का सॉल्वेंट का मिलेगा वो बराबर होगा उस सॉल्वेंट का जो हम लोगों का वेपर प्रेशर है जब वो प्योर स्टेट में है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है। और उसी तरह जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट यानी जो सॉल्यूट का मिलेगा वो हो जाएगा P02 यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इनटू फिर वो हो जाएगा हम लोगों का सेकंड कंपोनेंट यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो ये सॉल्यूशन में है। तो इसीलिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं P1 इज इक्वल टू है ना P01 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और P2 जो हो जाएगा P02 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट हो जाएगा। और जो हम लोगों का P टोटल होगा वो P1 प्लस P2 के बराबर हो गया, और जो यहां पर P01 इंटू X1 या फिर Chi1 प्लस P02 इंटू X2 या फिर Chi2 के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोगों को P टोटल निकालने के लिए P01 और P02 पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो दो कंपोनेंट है दोनों का यहां पर हमको मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन हम लोगों को कैसे पता होगा, यानी हम लोगों को दोनों कंपोनेंट का यहां पर मोल्स पता होना चाहिए। तो अगर दोनों कंपोनेंट का हम लोगों का मोल्स पता होगा तो हम लोग यहां पर आसानी से दोनों का मोल
फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हम लोगों को यहां पर दोनों कंपोनेंट के वेपर्स मिल रहे हैं। तो यहां पर अगर हम लोगों का जो फर्स्ट कंपोनेंट का जो वेपर है या फिर जो सेकंड कंपोनेंट का जो वेपर है, अगर उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में अगर हम लोगों को निकालना होगा तो उस चीज को हम लोग यहां पर chi1 प्राइम या x1 प्राइम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो chi1 प्राइम जो होगा, जो मोल फ्रैक्शन यहां पर जो वेपर फेज में होगा, तो हम लोग जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से कि अगर वेपर फेज या गैसियस फेज में जब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है डिवाइडेड बाय हम लोगों को टोटल प्रेशर करना होता है। इसीलिए अगर हमको मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में निकालना होगा फर्स्ट कंपोनेंट का, यहां पर अगर मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम लोग यहां पर इसका पार्शियल प्रेशर लेंगे P1 और डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर हमारा P1 प्लस P2 है जिसको हम लोग PT लिख रहे हैं। इसीलिए अगर हमको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर करना होगा। तो ये हम लोगों का फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा वेपर फेज में, और उसी तरह यहां पर अगर हम लोग को सेकंड कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन चाहिए वेपर फेज में तो हमको P2 डिवाइडेड बाय PT करना पड़ेगा, जहां पर हम लोग जो काई जो है वो मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन यहां पर हम लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जबकि काई प्राइम जो है वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हम लोगों को यहां पर डिनोट करेगा। तो नॉर्मली इसमें हम लोगों को क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है वो हमारा होता है कि आपको P01 और P02 दे दिया जाएगा और दोनों कंपोनेंट का यहां पर मोल्स दे दिया जाएगा, जिसकी सहायता से हम लोग यहां पर chi1 और chi2 यानी मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और हम लोगों का यहां पर टोटल वेपर प्रेशर जो यहां पर डेवलप हो रहा है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो अगर हम लोगों को टोटल वेपर प्रेशर अगर हम लोगों को यहां पे निकालना है तो हम लोगों को दोनों कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर चाहिए और साथ ही साथ उनका मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन हम लोग तब निकालते हैं जब हमको मोल्स पता होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि मोल्स ना देकर हम लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया रहता है, तो हम लोगों को पहले उससे उसका मोल्स निकालना होगा, यानी मास को हम लोगों को डिवाइड कर देना होगा मोलर मास से। तो अगर हम लोग मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, और उसकी सहायता से हम लोग आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यानी यहां पर वेरिएशन ये किया जा सकता है कि दोनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स ना देकर आपको मास दिया रहेगा और उसका मोलर मास दिया रहेगा, तो मास और मोलर मास की सहायता से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और फिर वहां से हम लोगों को मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो एक वेरिएशन हम लोगों को ये किया जाता है। दूसरा जो है वो हम लोगों को मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है वेपर फेज में। तो जब कभी भी अगर हमको मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में अगर पूछा जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पर P1 निकालना पड़ेगा, यानी हम लोगों को पहले P1 भी निकालना पड़ेगा फिर P2 भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोगों को P टोटल मिलेगा, और हम लोग यहाँ पर P1 अपॉन P टोटल की सहायता से मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट निकाल सकते हैं वेपर फेज में, और उसी तरह हम लोग यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट निकाल सकते हैं। पर यदि हमको मोल फ्रैक्शन है ना सॉल्यूशन में चाहिए, तो सॉल्यूशन में अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो हम लोग है ना रॉल्स लॉ से निकाल सकते हैं, जहां पर हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में होगा फर्स्ट कंपोनेंट का, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है डिवाइडेड बाय है ना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन हम लोगों का सॉल्यूशन में निकलेगा पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर, जबकि हम लोगों का वेपर फेज में निकलेगा हम लोगों का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। यानी नॉर्मली क्वेश्चंस या तो हम लोगों को यहां पर टोटल वेपर प्रेशर पूछा जाएगा, और या तो फिर हम लोगों को यहां पर कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा। तो अगर टोटल वेपर प्रेशर पूछा जाएगा तो इसकी सहायता से निकाल लेंगे, और अगर मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा जाएगा तो इसकी सहायता से निकाल लेंगे, और अगर मोल फ्रैक्शन हम लोगों का सॉल्यूशन में पूछा जाएगा तो इन दोनों फॉर्मूला के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां पर जब भी हम लोग काई लिखेंगे तो वो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है ना डिनोट करेगा, और काई प्राइम जो है वो मोल फ्रैक्शन इन हम लोगों का वेपर फेज में हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P and Q are 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 moles of P and 2 moles of Q would be.
तो यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट हमारा है ना लिक्विड है, जहां पर एक कंपोनेंट P जो है वो यहां पर 3 मोल है, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो Q है हम लोगों का वो यहां पर 2 मोल है। जो P है इसके लिए हम लोगों को प्योर वेपर प्रेशर यहां पर दिया जा रहा है, एक के लिए यहां पर दिया जा रहा है 80 टॉ और दूसरे के लिए यहां पर दिया जा रहा है हम लोगों का 60 टॉ। तो हम लोगों को यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर जो हम लोगों को यहां पर मिलेगा PT, यही PT हम लोगों को यहां पर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग रॉल्स लॉ यूज करेंगे, और रॉल्स लॉ ये है कि जो P टोटल होता है वो हम लोगों का P1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 P01 और प्लस यहां पर P02 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 के बराबर होता है। तो हम लोग को यहां पर दोनों कंपोनेंट का P0 है ना दिया गया है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन, और उसके लिए यहां पर मोल्स भी दिया है। तो यहां पर टोटल मोल्स हम लोग को 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 मोल, और इसीलिए यहां पर इस कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा, जबकि इस कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो हम लोगों का 2/5 हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग यहां पर P टोटल निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट अगर उसको हम लोग P माने तो उसका जो P01 दिया गया है वो 80 टॉर है, तो ये यहां पर 80 हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन तो इसका मोल्स 3 है और टोटल मोल्स 5 है, तो ये 3/5 हो जाएगा। और प्लस उसी तरह सेकेंड कंपोनेंट का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो यहां पर 60 टॉर है, और उसका जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो 2/5 हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसको यहां पर सॉल्व करें तो ये यहां से 16 टाइम्स में जाएगा, तो ये यहां पर 48 हो जाएगा, और प्लस ये यहां पर 12 टाइम्स जाएगा तो ये यहां पर 24 हो जाएगा, और जब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो ये हम लोगों का 72 टॉर हो जाएगा। यानी यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर जो हम लोगों को मिलेगा वो 72 टॉर होगा। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो 72 टॉर जो है वो हम लोगों ने बताया था कि जो P टोटल है वो हमेशा दोनों कंपोनेंट के है ना P0 के बीच में रहेगा। जैसे यहां पर 80 है और यहां पर 60 है, तो जो भी हम लोग यहां पर सॉल्यूशन बनाएंगे उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो 60 से ज्यादा होगा और 80 से हम लोगों का कम होगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 72 टॉर आ भी रहा है, और इसलिए हम लोगों का यहां पर आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन हैज 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन, जिसका प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है 440 mm ऑफ Hg, और दूसरा है हेक्सेन जिसका प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है 120 mm ऑफ Hg। द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज वुड बी। तो यहां पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है ना पेंटेन और हेक्सेन का। पेंटेन हम लोग जानते हैं C5H12, और जो हेक्सेन है वो C6 और H14 है। ये दोनों लिक्विड होता है, और ये दोनों का यहां पर जो मोल का रेशियो इस सॉल्यूशन फेज में दिया हुआ है 1:4 में, यानी ये 1:4 मोल रेशियो में यहां पर है। तो यहां पर हम लोगों का दोनों का वेपर्स बनेगा, तो यहां पर जो पेंटेन का जो है ना वेपर्स बनेगा उसका हम लोगों को यहां पर मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं है ना वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हम लोगों को पेंटेन का पार्शियल प्रेशर और हम लोगों को टोटल प्रेशर चाहिए। इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि अगर मोल का रेशियो अगर हम लोगों का 1:4 है, यानी हम लोग मान सकते हैं कि अगर पेंटेन का 1 मोल है तो हेक्सेन का है ना 4 मोल से, तो हम लोगों का पेंटेन का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1/5 हो जाएगा, और हेक्सेन का जो मोल फ्रैक्शन है वो 4/5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर P1 निकालते हैं पेंटेन के लिए तो ये होता है P01 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। तो जहां पर हम लोगों का P01 है ना पेंटेन के लिए दिया हुआ है हम लोगों का 440,
और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो हम लोग पेंटेन का अगर 1 मोल मानते हैं तो टोटल मोल्स की संख्या 5 हो जाएगी, तो ये 440 इंटू 1/5 हो जाएगा। और ये हम लोगों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 88 mm ऑफ Hg। ठीक है, उसी तरह फिर हम लोग यहां पर सेकेंड यानी हेक्सेन के लिए हम लोग उसका वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं। तो P2 जो होगा वो हो जाएगा P02 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो जो हेक्सेन का जो वेपर प्रेशर जो है प्योर है वो हम लोग को दिया हुआ है 120, और यहां पर उसका जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, चूंकि उसके हम लोग मोल्स अगर 4 लेंगे तो टोटल मोल्स हम लोगों का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 96 mm ऑफ Hg। और इसीलिए हम लोगों का जो P टोटल होगा वो P1 प्लस P2, इसका मतलब है 88 प्लस 96, इसका मतलब आ जाएगा हम लोगों के पास 184 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो हम लोग दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकाल लिए हैं और टोटल हम लोगों को वेपर प्रेशर मिल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अगर अब हम लोगों को यहां पर है ना मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में अगर पेंटेन का पूछा जा रहा है तो ये हम लोगों का बराबर होगा जो पेंटेन का जो हम लोगों का यहां पर पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, तो पेंटेन का हम लोग पार्शियल प्रेशर को P1 मान रहे हैं और टोटल प्रेशर हमारा P टोटल हो जाएगा। तो P1 यहां पर हम लोगों का 88 हो जाएगा और टोटल प्रेशर हम लोगों का यहां पर 184 हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का 0.478 आ जाएगा, और इसलिए हम लोगों का जो यहां पर आंसर है वो डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज अ vapor pressure of 290 mm at 300 Kelvin. The vapor pressure of propyl alcohol is 200 mm. If the mole fraction of ethyl alcohol is 0.6, its vapor pressure in mm at the same temperature will be. तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है 2 वोलाटाइल लिक्विड्स का, और उसमें से जो 2 वोलाटाइल लिक्विड्स है, एक है हम लोगों का है ना इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, और एक है हम लोगों का प्रोपाइल अल्कोहल CH3CH2CH2OH। अब चूंकि दोनों हम लोगों के पास वोलाटाइल लिक्विड्स है तो यहां पर हम लोगों को दोनों का वेपर्स मिलेगा, और यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर P टोटल है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है हमारा 290 mm। ठीक है, और यहां पर हम लोगों को जो प्रोपाइल अल्कोहल है उसका प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इसका जो P0 है प्रोपाइल अल्कोहल का, इसका जो P0 है वो हम लोगों का 200 mm दिया हुआ है, 200 mm, लेकिन इसका P0 जो है वो हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों को निकालना है, जबकि दिया गया है कि यहां जो मोल फ्रैक्शन है इथाइल अल्कोहल का, लेकिन इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.6 है। तो हम लोग जानते हैं दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो हम लोग सम करेंगे तो वो 1 होगा। तो अगर इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.6 है तो प्रोपाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन हम लोगों का 0.4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको फर्स्ट कंपोनेंट कहें और इसको अगर हम लोग सेकेंड कंपोनेंट कहें तो हम लोग जानते हैं रॉल्स लॉ से कि P टोटल जो है वो P01 इंटू मोल फ्रैक्शन 1 और प्लस P02 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, ये इसके बराबर होता है। तो अब हम लोग यहां से P टोटल यहां पर दिया हुआ है 290 और P01 हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इथाइल का जो है वो मोल फ्रैक्शन है यहां पर 0.6 और P02 यहां पर दिया हुआ है 200, जबकि इसका मोल फ्रैक्शन हम लोगों का 0.4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये तो 290 ही रहा, और ये हम लोगों का हो जाएगा 0.6 इंटू P01, और ये यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोगों का हो गया 80। तो यहां से 0.6 इंटू
P01 का जो वैल्यू हो जाएगा 80, अगर हम इधर कर देंगे तो ये हम लोग का 210 हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग P01 निकाले तो ये हम लोगों का 210 डिवाइडेड बाय 0.6 हो जाएगा। यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 210 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का करीब 3 हम लोगों का 50 mm ऑफ Hg आएगा। और इसीलिए हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का बी हो जाएगा। अब हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स देखेंगे। अभी तक हम लोग वैसे सॉल्यूशंस का हम लोग वेपर प्रेशर देख रहे थे जिसमें दोनों कंपोनेंट्स वोलाटाइल था, यानी जो सॉल्यूट था वो भी वोलाटाइल था और जो सॉल्वेंट था वो भी वोलाटाइल था। यानी सॉल्यूट भी वेपर्स बना सकते थे और सॉल्वेंट भी वेपर्स बना सकते थे। पर अब हम लोग वैसे सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल सॉलिड है। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो कोई वेपर्स नहीं फॉर्म कर सकता है, यानी जो वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉल्वेंट के बनेंगे। और इसलिए अब हम लोगों का यहां पर हेडिंग हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो हम लोग यहां पर एक ऐसे सॉल्यूशन को लेते हैं जिसमें हम लोगों के पास दो कंपोनेंट है। ठीक है, हम लोगों के पास दो कंपोनेंट है 1 और 2, जहां पर जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सेकंड कंपोनेंट है वो हम लोगों का सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहां पर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो अब अगर हम लोग यहां पर देखेंगे कि जैसे ही हमारे पास जो सॉल्वेंट था, अगर हम लोग उसमें नॉन वोलाटाइल अगर सॉल्यूट डालते हैं या नॉन वोलाटाइल अगर हम लोग जो सॉलिड है जो हम लोग उसमें अगर हम लोग है ना डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि कुछ जो सॉलिड जो है यानी जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पर आ जाएंगे। यानी जो सॉल्यूशन का जो सरफेस होगा वहां पर सॉल्वेंट के तो पार्टिकल्स होंगे ही और साथ ही साथ हमारे सॉलिड जो है जो सॉल्यूट है उसके भी पार्टिकल्स रहेंगे। यानी जो सारा जो सरफेस एरिया है वो अब सॉल्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें अगर कोई भी सॉल्यूट नहीं डालते और सिर्फ अगर इसमें सॉल्वेंट होता तो सारा जो सरफेस एरिया था वो सिर्फ सॉल्वेंट के लिए अवेलेबल था। तो उस समय जो यहां पर जो प्रेशर बनता, उस केस में जो यहां पर वेपर बनता और वो जो प्रेशर एग्जर्ट करता वो हम लोगों का P0 होता, यानी प्योर वेपर प्रेशर होता। लेकिन जब हम इस सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो अब सरफेस पर कुछ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आ गए हैं। यानी अब हमारे पास जो सरफेस एरिया है जहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स हो सकता था वो अब कम हो गया है, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया को सॉल्यूट पार्टिकल्स भी ऑक्यूपाई कर लिया और वो वहां से वेपर नहीं बना सकता है। यानी जो अब हम लोग यहां पर है ना वेपर प्रेशर देखेंगे वो हम लोगों का P0 सॉल्वेंट से कम होगा। यानी यहां जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनेगा वो अब हम लोगों का सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर से हम लोगों का क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम लोग यहां लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1 एंड सॉल्यूट बाय 2, और हम लोग सॉल्यूट को क्या मान रहे हैं, नॉन वोलाटाइल, यानी वो कोई भी वेपर्स जो है वो फॉर्म नहीं कर सकता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है, यानी उसका जो P0 जो होगा हम लोग का, यानी प्योर जो वेपर प्रेशर होगा वो हम लोगों का 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो P2 होता है वो P02 इंटू मोल फ्रैक्शन होता है। तो चूंकि P02 ही 0 हो गया, इसका मतलब है कि सॉल्यूट जो है वो कोई वेपर प्रेशर जो है फॉर्म नहीं करेगा। यानी यहां पर जो भी वेपर्स मिलेगा वो सिर्फ किसके वेपर्स मिलेंगे, हम लोगों को सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर्स मिलेंगे। और यही कारण है कि अगर हम लोग यहां पर P टोटल निकालें जो कि P01 इंटू मोल फ्रैक्शन 1 प्लस P02 इंटू मोल फ्रैक्शन 2 के बराबर होगा, जबकि यहां पर P02 तो 0 हो चुका है, तो ये पूरा टर्म हम लोगों का 0 हो गया। तो हम लोगों का जो P टोटल होगा वो किसके बराबर हो गया, वो P01 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1,
जो कि 1 हमारा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये हम लोगों का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो अब सिर्फ सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है। तो अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि जो पी टोटल है ये यहां पर वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, और इसीलिए हम लोग पी टोटल को यहां पर लिख रहे हैं, ये टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, और इसको अब हम लोग पीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जब भी हम लोग पीएस लिखेंगे तो उसका मतलब होगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पीएस जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। जो P01 है ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, और इसको हम लोग यहां पर P0 सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी को शॉर्ट में हम लोग P0S लिखेंगे। यानी P0S जो होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा। ठीक है, और PS जो होगा वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो ये बात अब हम लोगों को याद रखना होगा कि जब कभी भी हम लोग PS लिखेंगे तो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, और जब हम लोग P0S लिखेंगे तो वो हम लोगों का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि P टोटल को हम लोग यहां पर PS लिख सकते हैं। यानी हम लोगों का ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि P0S यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आता है। इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट लिख सकते हैं। तो हम लोगों का जो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा PS इज इक्वल टू P0S से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो PS बराबर P0S माइनस P0S इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। और जब हम लोग इसको है ना PS को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा P0S माइनस PS, और इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा P0S इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और फिर P0S से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का यहां से आ जाएगा P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यानी हम लोगों को यहां पर एक फॉर्मूला मिल रहा है कि P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S ये किसके बराबर होगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जब यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट था तो उस समय यहां का प्रेशर था P0S, जब सिर्फ सॉल्वेंट था, और जब उसमें हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाले तो प्रेशर जो है वो घट गया, क्योंकि सरफेस एरिया पर कुछ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आ गए। तो अब जो हमारा प्रेशर हुआ वो सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया। तो अब ये प्रेशर था PS, यानी पहले था P0S और अब हुआ PS। तो अगर इन दोनों को अगर हम घटा देंगे तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर कितना घटा। ठीक है, तो P0S माइनस PS को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसी को अगर हम लोग P0S से डिवाइड कर दें, ठीक है, ओरिजिनल प्रेशर जो था P0S उससे अगर डिवाइड कर दें तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी देखा कि अगर हमारे कंटेनर में एक सॉल्वेंट है, तो अगर हमारे कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट है तो यहां पर जो प्रेशर बनेगा वो हम लोगों का P0S हो गया, और जब हम लोग उसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाए तो सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल सरफेस पर आ गए, जिसके कारण सॉल्वेंट के लिए जो सरफेस एरिया था वो हम लोगों का घट गया। तो जो वहां पर वेपर प्रेशर अब जो बनेगा वो P0S नहीं बनेगा, उससे हमारा कम होगा, तो वो जो वेपर प्रेशर होगा वो PS होगा, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो कितना हम लोगों का घटा, P0S माइनस PS, वो कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसको अगर P0S से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा हम लोगों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा हो गया P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई
पी नॉट एस, और वो बराबर होता है हम लोगों का मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट के। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी सॉल्यूशन में जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे दो मेथड है। अगर हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पता है तो हम लोग सीधा कह देंगे कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो गया। और नहीं तो हम लोगों को पी नॉट एस भी चाहिए और पी एस भी चाहिए, तो हम लोग पी नॉट एस माइनस पी एस करेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे पी नॉट एस से, तो उससे हम लोगों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़े थे उसमें दोनों कंपोनेंट्स वोलाटाइल था, ठीक है, लेकिन अभी यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट वोलाटाइल है, और इसीलिए हम लोग रेओल्ट्स लॉ को फिर से लिख सकते हैं, है ना, मॉडिफाई करके। जो हम लोगों का रेओल्ट्स लॉ जो होगा, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी अब जो रेओल्ट्स लॉ जो है वो ईच वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए हो गया, क्योंकि अब हम लोग जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में सब वोलाटाइल कंपोनेंट हो, तो जो वोलाटाइल कंपोनेंट है उसी पे हम लोगों को रेओल्ट्स लॉ लगाना है, और हम लोग कहेंगे कि उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन के। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रेओल्ट्स लॉ है वो एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेओल्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो हम लोग रेओल्ट्स लॉ को लिख सकते हैं, है ना, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा प्योर वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जबकि हेनरीज लॉ कहता है कि अगर हम लोग किसी गैस का सॉल्युबिलिटी देखना चाह रहे हैं लिक्विड में तो वो डिपेंड करता है प्रेशर पर। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगा, यानी जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का लिक्विड में वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। यानी हम लोग हेनरीज लॉ जब लिखेंगे तो ये होगा हमारा जो पार्शियल प्रेशर है उस गैस का वो इक्वल होगा एक कांस्टेंट जिसको हम लोग हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट या जो वो गैस है इन सॉल्यूशन। तो अगर हम यहां पर दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये दोनों लॉ हम लोगों का एक जैसा ही लगेगा, बस यहां पर जो KH है ना, उसके जगह पर हम लोग यहां पर एक दूसरा कांस्टेंट दे रहे हैं जो कि हम लोगों का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बराबर हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि ये जो रेओल्ट्स लॉ है वो हम लोगों का एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। अब यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड 0.8 मोल ऑफ सॉल्वेंट इज 60 mm ऑफ Hg। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एक फॉर्मूला है वो है P नॉट एस माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट एस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहां पर P नॉट एस जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, PS जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, और P नॉट एस उसी तरह से हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो P नॉट एस हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन PS हम लोगों का पता है, और वो दिया हुआ है यहां पर 60 डिवाइडेड बाई हम लोग यहां पर P नॉट एस कर देंगे, और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा 0.2 दिया गया है, और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 0.2 सॉल्यूट का और प्लस 0. जो है ना 8 हम लोगों का सॉल्वेंट का हो गया। तो ये हम लोगों का 0.2 और ये डिवाइडेड बाई हम लोगों का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से अगर देखें तो P नॉट एस माइनस 60 इज इक्वल टू यहां पर 0.2 P नॉट एस हो जाएगा,
0.2 पी नॉट एस अगर इधर आ जाएगा तो ये हमारा 0.8 इंटू पी नॉट एस हो जाएगा और ये हम लोगों का बराबर हो जाएगा 60 और इसीलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो पी नॉट एस होगा वो 60 डिवाइडेड बाई 0.8 हो जाएगा और ये हम लोगों का 75 mm ऑफ है ना Hg के बराबर हो जाएगा और इसलिए हम लोगों का जो आंसर है वो यहां पर सी हो जाएगा। अब यहां पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट 180 दिया गया है is added to 178.2 gram of water. The vapor pressure of water for this aqueous solution at 100 degree Celsius. तो हम लोगों को यहां पर 18 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 180 है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हम लोगों का वो 18 डिवाइडेड बाई 180 ये हम लोगों का 0.1 हो जाएगा और जो हम लोगों का मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो हम लोगों का है 178.2 डिवाइडेड बाई हम लोगों का 18 और ये हो जाएगा हम लोगों का 9.9। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पी नॉट एस जो है वो दिया गया है हम लोगों का 760 है ना mm 760 यहाँ पे टॉर हम लोग लिख देते हैं क्योंकि 1 mm और 1 टॉर जो है वो बराबर होता है। तो चूंकि यहां पर हम लोग जानते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो हम लोगों का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है और यहां पर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm मानेंगे जो कि हम लोगों का 760 टॉर होता है। तो जब कभी भी वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहां पर हम लोगों का वाटर का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो दिया गया है वो कितना है हम लोगों का 760 टॉर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्वेंट वाटर है उसका हम लोगों का प्योर वेपर प्रेशर 760 टॉर हो जाएगा। तो हम लोगों को पी नॉट एस पता है लेकिन हम लोगों को पी एस निकालना है तो हम लोग फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे पी नॉट एस माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट एस और ये हम लोगों का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पी नॉट एस ले सकते हैं दिया गया 760 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई 760 और ये बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ जो है सॉल्यूट हम लोगों का 0.1 है और टोटल मोल्स हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 9.9। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों का जो है वो 7600 माइनस 10 PS और ये हम लोगों का बराबर हो जाएगा 76 के। तो यहां से हम लोग 10 PS बराबर लिख सकते हैं 7600 और माइनस 76 और इसीलिए हम लोग यहां पर अगर PS लें तो 7600 माइनस 76 और डिवाइडेड बाई यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 10। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये 760 माइनस 7.6 हो जाएगा जो कि हम लोगों का आ जाएगा यहां पर 752.40 टॉर और इसलिए हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। इस वीडियो के साथ मैंने एक डीपीपी भी अटैच किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।